हाय देयर। फिजिक्स डॉक्टर चैनल के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या है? ये मैथ का एक पार्ट है एंड टू बी स्पेसिफिक ये कैलकुलस का एक पार्ट है। कैलकुलस के दो पार्ट्स होते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अगर आप लोगों ने अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं किया है तो मैंने डिफरेंशिएशन के ऊपर कुछ एक वीडियोस बनाए हैं, प्लीज गो एंड चेक दम आउट। जस्ट टू रीइटरेट, डिफरेंशिएशन में हम लोग निकालते हैं रेट चेंज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम रिप्रेजेंट करते हैं अलोंग द वाई एक्सिस और इंडिपेंडेंट को रिप्रेजेंट करते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस। तो वो तो हुआ डिफरेंशिएशन। अब इंटीग्रेशन क्या होता है? नाउ द वर्ड इंटीग्रेशन लिटरली मीन्स टू पुट टुगेदर। इसका मतलब होता है टू पुट टुगेदर और टू कंबाइन टुगेदर। अब हम लोग क्या आपस में कंबाइन कर रहे हैं उसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं ये प्लॉट। तो इंटीग्रेशन को समझने के लिए लेट्स लुक एट दिस प्लॉट। ये है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। तो हमें बोला गया है फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, या फिर बोल सकते हैं फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ। तो कैसे निकालेंगे? एक्चुअली ये जो ग्राफ दिया गया है इसका एरिया अंडर द कर्व निकालना बहुत ईजी है, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये तीन हिस्सों में डिवाइडेड है। रेड लाइन, बिटवीन द रेड लाइन एंड द एक्स एक्सिस ये है ट्राइंगल। फिर है ग्रीन लाइन, बिटवीन द ग्रीन लाइन एंड द एक्स एक्सिस बनता है एक रेक्टेंगल। फिर ये जो ब्लू लाइन है इसके और एक्स एक्सिस के बीच में हम लोग एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल बना सकते हैं। कैसे? तो इस ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए मैंने इस ग्राफ को चार डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। तो हम अब निकालेंगे एरिया ऑफ ए बी सी एंड डी और उनको आपस में ऐड कर देंगे। तो चलो पहले निकालते हैं एरिया ऑफ ए। तो ए की क्या शेप है? ए की शेप है ट्राइंगल की। ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस टाइम्स हाइट। तो यहाँ पर बेस है अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द टाइम एक्सिस। और जो बेस की वैल्यू होगी वो होगी फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो इस ट्राइंगल के लिए फाइनल टाइम क्या है? 15 और इनिशियल टाइम क्या है? 0 और ये है सेकंड्स के अंदर। टाइम्स हाइट क्या है? हाइट होगी, ये जा रहा है 0 से लेकर के 20 तक, तो फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट। और हाइट है इसकी अलोंग द वाई एक्सिस जहां पे है वेलोसिटी इन मीटर्स पर सेकेंड। तो ये हो जाएगी 20 माइनस 0 मीटर्स पर सेकेंड। तो नेक्स्ट ये सेकेंड सेकेंड्स आपस में कैंसल और एरिया क्या आएगा? ये आ जाएगा 150 मीटर्स। चलो, आई होप यू गॉट इट। निकालते हैं एरिया ऑफ बी नेक्स्ट। तो बी क्या है? बी है एक रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो है अलोंग द टाइम एक्सिस। तो वंस अगेन ये होगा फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम फॉर दैट रेक्टेंगल। तो फाइनल टाइम क्या है? यहाँ पे 30 है और इनिशियल क्या था? 15। ये हो जाएगा सेकंड्स के अंदर। टाइम्स इसकी जो हाइट है वो क्या है? ये जा रहा है 0 से लेकर के 20 तक, तो वो हो जाएगी 20 माइनस 0 मीटर्स पर सेकेंड। तो फिर से सेकेंड सेकेंड्स आपस में कैंसल और आपका आंसर आएगा 30 माइनस 15, 15 टाइम्स 20। 15 टाइम्स 20 आपको देता है 300 मीटर्स। चलो नेक्स्ट निकालते हैं एरिया ऑफ सी। तो सी का एरिया फिर से एक रेक्टेंगल। तो इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 35 माइनस 30 इन सेकेंड्स टाइम्स जो इसकी हाइट है वो फिर से 20 माइनस 0 मीटर्स पर सेकेंड। फिर से सेकेंड सेकेंड्स कैंसल और आंसर आया 5 टाइम्स 20, 100 मीटर्स। इसके बाद जो डी का एरिया है, चलो डी का एरिया निकालते हैं। उसके लिए चलो ये कलर यूज करते हैं, एरिया ऑफ डी। तो डी क्या है? वो ट्राइंगल है। 1/2 1/2 बेस, बेस होगा इसका 35 माइनस 30 सेकेंड्स टाइम्स
इसकी हाइट क्या है? 30 माइनस 20 मीटर्स पर सेकेंड। फिर से सेकेंड सेकेंड्स आपस में कैंसिल और आपका आंसर आएगा यहाँ पर 1/2 टाइम्स 5 टाइम्स 10 मीटर्स, जो कि आपको देगा 25 मीटर्स। तो चलो इन सबको ऐड कर देते हैं आपस में। क्या आता है? 50, ये है 150 प्लस 300 बन गया 450 प्लस 100, 550 प्लस 25 बन गया 575। तो ये आ गया 575 मीटर्स एरिया अंडर द कर्व। तो क्या सिर्फ यही तरीका है इसको निकालने का? चलो हम इसको एक और तरीके से देखते हैं। चलो अब हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस कर्व या फिर डिस्प्लेसमेंट फॉर द ट्रिप, जो कि जा रहा है यहाँ 0 से शुरू होकर के यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, फॉर द ट्रिप। तो ये क्या है? ये एक वन डायमेंशनल मोशन है, इसमें सिर्फ एक्स एक्सिस ही है। तो ये जो है यहाँ पर ये 10 नहीं है, ये है 15। तो लेट्स सी, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यूजिंग दिस इक्वेशन। डेल्टा एक्स इक्वल्स वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ये है इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट फॉर वन डायमेंशनल मोशन। तो क्या करते हैं, हम इस स्ट्रिप को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। एक है रेड लाइन, दूसरी है ग्रीन लाइन, तीसरी है ब्लू लाइन। तो चलो फॉर ईच ऑफ दीज हम निकाल देते हैं वी आई क्या होगा। वी आई ए, ये यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये है 0। वी आई बी ग्रीन लाइन के लिए ये है 20 मीटर्स पर सेकेंड। वी आई, लेट्स कॉल इट सी प्लस डी, इकट्ठे हैं, या फिर हाउ अबाउट जस्ट कॉल इट डी, क्योंकि लाइन तो वहां पर डी ही है। वो भी शुरू हो रहे हैं 20 मीटर्स पर सेकेंड से। ठीक है, नेक्स्ट हमें चाहिए इनके टाइम्स। तो जो टाइम है ए का वो जा रहा है 0 से 15 सेकेंड्स तक, तो हो जाएगा 15 माइनस 0, 15 सेकेंड्स। और जो टाइम ऑफ बी क्या है, बी जा रहा है 15 से लेकर के 30 सेकेंड्स तक, तो वो हो जाएगा 15 सेकेंड्स, 30 माइनस 15। और जो वी डी है वो जा रहा है 35 से 35 सेकेंड्स तक, तो आप उसको निकालेंगे 35 माइनस 35 सेकेंड्स। फिर हमारे को एक्सेलरेशन भी चाहिए। तो अब ये जो ए है इसकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई में आएगा, ये जा रहा है, रेड लाइन जा रही है 0 से लेकर के 20 तक, तो वाई एफ है 20 और वाई आई है 0, और ये है मीटर्स पर सेकेंड में, डिवाइडेड बाय 15 सेकेंड्स माइनस 0 सेकेंड्स। ये आपको दे देगा 20 डिवाइडेड बाय 15, ये क्या होता है? 4/3 ऑफ मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। और ए बी क्या होगी? एक्सेलरेशन ऑफ बी। बी है फ्लैट लाइन, फ्लैट लाइन की एक्सेलरेशन होती है 0, निकालने की ज़रूरत ही नहीं। सी या फिर डी की एक्सेलरेशन वो हो जाएगी डेल्टा वाई, जो कि है 30 मीटर्स पर सेकेंड, माइनस डेल्टा आई माइनस वाई आई, जो कि हो जाएगा यहाँ पे 20 मीटर्स पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय 35 माइनस 30 सेकेंड्स। ये आपको देगा 10 डिवाइडेड बाय 5, 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलो अब हमें ये पता चल गया तो डेल्टा एक्स तो फटाफट से निकल जाएगा। तो हम निकालते हैं डेल्टा एक्स ए, वी आई टी ए हो जाएगा, ये ए प्लस 1/2 ए टी ए स्क्वायर। तो वी आई है 0 प्लस 1/2 4/3 15 टाइम्स 15, तो 4/3 था मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर में, और ये 15 है सेकेंड्स में, और ये वाला 15 भी है सेकेंड्स में। तो सेकेंड स्क्वायर ऊपर वाले सेकेंड सेकेंड को कैंसिल कर दिया, तो ये हमारे को देगा 2 goes into 4 twice,
और जो 3 है इट गोज इनटू 15 5 टाइम्स। तो क्या बना, 15 टाइम्स टू 30, 30 टाइम्स 5 हो जाएगा 150 मीटर्स। तो ये हो गया डेल्टा एक्स ए। चलो निकालते हैं डेल्टा एक्स बी। वी आई बी टी बी प्लस 1/2 ए बी टी बी स्क्वायर। तो ये हो गया 0। वी आई बी कितना है 20 और टी बी कितना था 15। 20 था मीटर्स पर सेकेंड में और 15 है सेकेंड्स में, तो सेकेंड्स कैंसिल। ये आया हमारे पास 300, 30 में चेंज हो गया 300 मीटर्स। इसके बाद हम निकालते हैं डेल्टा एक्स डी। वो क्या देगा, वी आई डी टी डी जो है वो 0 में चेंज होता जा रहा है, टी डी प्लस 1/2 ए डी टी डी स्क्वायर। तो वी आई डी क्या है, वी आई डी है 20 मीटर्स पर सेकेंड, टाइम है 5 सेकेंड्स प्लस 1/2, ए है 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम है 5 स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, ये सेकेंड आपस में कैंसिल, ये देगा 100 मीटर्स प्लस ये 2 कैंसिल 25, 125 मीटर्स। तो चलो इन सबको आपस में ऐड करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। 150 प्लस 300 आपको देगा 450, 450 प्लस 125 डेल्टा एक्स टोटल वो हो जाएगा 150 मीटर्स प्लस 300 मीटर्स प्लस 125 मीटर्स। तो ये दोनों हो जाएंगे 450, 550, 550 प्लस 25 इज 575 मीटर्स। तो देखो यहाँ पर भी 575 ही था, एक ही जवाब आया। तो हमने देखा कि एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। तो चलो इसी को आगे लेकर के जाते हुए हम इस कर्व को थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो इन जनरल हमारे पास किसी भी तरह का कर्व हो सकता है और अगर हमें इनका एरिया निकालना पड़े तो हमेशा इतना आसान नहीं रहेगा जैसा कि हमने देखा इस केस के अंदर। यहाँ पर आसान था क्योंकि हम इस कर्व को स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप्स के अंदर डिवाइड कर सकते थे और उन शेप्स का एरिया निकाल करके उन सबको आपस में ऐड कर सकते थे। लेकिन अगर हम इसको देखें तो आप देख रहे हैं ये जो बीच वाला है इसकी शेप काफ़ी उबड़ खाबड़ है। अगर हमारे को इसका एरिया निकालने के लिए बोला जाए तो बहुत आसान नहीं रहेगा। तो चलो हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं। हम बात करते हैं इस कर्व की। हमें बोला गया है कि इस कर्व का एरिया अंडर द कर्व निकालो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस ग्राफ को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। हम इसको 3 स्ट्रिप्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो पहली स्ट्रिप है, ये इसका जो कर्व है इसको हम अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं इस ग्रीन लाइन के साथ। तो इस हिस्से का एरिया निकालने के लिए हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हम जो एक्चुअल एरिया है उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो ग्रीन ट्राइंगल का एरिया है वो एक्चुअल कर्व के एरिया से कम है। सिमिलरली जब हम इस सेकेंड स्ट्रिप में जाएंगे तो फिर से हम ये जो कर्व है इसको एक लाइन के साथ अप्रॉक्सीमेट करेंगे। फिर हम इस स्ट्रिप को 2 हिस्सों में फिर से डिवाइड कर सकते हैं, जहां पर हमारे पास होगी एक रेक्टेंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, और एक रेक्टेंगल। हम इसका एरिया निकाल देंगे, पर हम इसको फिर से अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एरिया है इसको हमने छोड़ दिया। सिमिलरली अगर हमें तीसरे हिस्से में जाएं तो जो कर्व है उसको फिर से हम एक ग्रीन कलर की लाइन के साथ अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं और हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। लेकिन फिर से ये जो एरिया है ये छूट गया। तो ये सारे जो एरियाज हैं ये छूट रहे हैं।
तो ये जो एक्चुअल एरिया है ये अंडर एस्टिमेट हो रहा है। तो अप्रॉक्सीमेशन को और बेटर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये जो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स इंक्रीज कर देंगे। तो जब हम नंबर ऑफ स्ट्रिप्स इंक्रीज करेंगे तो हम उसके बाद फिर से सेम स्ट्रैटेजी यूज करेंगे। जो कर्व है उसको लाइंस के साथ अप्रॉक्सीमेट करेंगे। अब जो है, जो एरिया छूटा है येलो में वो कम हो गया। तो चलो इसको और नंबर ऑफ स्ट्रिप्स को बढ़ा देते हैं। चलो इस स्ट्रिप को हम बोलते हैं डेल्टा एक्स। ये स्ट्रिप का जो एरिया था वो एक अप्रॉक्सीमेशन था कर्व का, वो एग्जैक्ट एरिया नहीं था। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया यहाँ पर है ये काउंट ही नहीं हो रहा था। जबकि जैसे जैसे हमने स्ट्रिप को छोटा किया, स्ट्रिप का एरिया है वो एग्जैक्ट हो गया। तो यहाँ देखो, जैसे मैंने स्ट्रिप की विड्थ को छोटा किया तो ये जो ऊपर लाइंस मैंने लगाई हैं ग्रीन, येलो, ब्लू और पिंक कलर में, वो कर्व के बिल्कुल ऊपर आ गई हैं। तो अब ये जो स्ट्रिप्स एरिया देंगी हमें वो एग्जैक्ट होगा, अनलाइक यहाँ पर ये जो बड़ी वाली थी। तो हम इन सारे स्ट्रिप्स की विड्थ को सेम रख रहे हैं, डेल्टा एक्स। तो ये है हमारा डेल्टा एक्स। तो इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर तो हम सेम स्ट्रैटेजी यूज करें जो हमने अब तक की है, जो कि हर स्ट्रिप को एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल के अंदर डिवाइड करके उनका एरिया निकालें और फिर सारी की सारी स्ट्रिप्स के एरियाज को ऐड कर दें, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, राइट? तो एक और चीज कर सकते हैं, वो बोलेंगे कि चलो ये जो स्ट्रिप है इसको जस्ट इस रेक्टेंगल से अप्रोक्सीमेट कर दो। ठीक है, ये वाला रेक्टेंगल हो गया ये। तो फिर से आप देख रहे हैं ट्राइंगल को मैंने छोड़ दिया इसमें, और ये जो हाइट है ये हो गई y1। सिमिलरली जो सेकंड है इसकी जो हाइट है ये है y2, और ये थर्ड की जो हाइट है ये है y3 एंड सो ऑन। तो हमें अगर बोला गया है कि इस सारे के सारे कर्व का एरिया निकालो, तो हम क्या कर रहे हैं, हम yi डेल्टा x समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 to n। इसका मतलब है कि हम इन सब रेक्टेंगल्स का एरिया निकाल करके उनको आपस में ऐड कर रहे हैं। ये जो साइन है इसको बोलते हैं समेशन, सिग्मा है ये। तो मैंने बोला है कि मैंने एन नंबर ऑफ स्ट्रिप्स में इसको डिवाइड किया है इस एरिया को। तो जो एन है वो कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है 50 हो, 200 हो, 30 हो, जो भी हो। तो हर स्ट्रिप के लिए उसकी हाइट निकालो, और विड्थ हमने सब स्ट्रिप्स की सेम ही रखी है। तो हाइट को विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपका रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, और उन सब एरियाज को आपस में ऐड कर दो, वो है ये समेशन। ठीक है, तो चलो हम क्या करते हैं, इसको चलो दोबारा से लिखते हैं, वाई आई डेल्टा एक्स आई गोइंग 1 to n। हम इसकी लिमिट लेते हैं, हम बोलते हैं डेल्टा एक्स इज गोइंग टू 0। तो डेल्टा एक्स हम इसको इन्फिनिटेसिमली स्मॉल कर देते हैं। तो इस लिमिट में क्या होता है, ये जो समेशन का ऑपरेशन है इट चेंजेस इनटू इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में y और ये जो डेल्टा x है ये बन जाएगा dx। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ये जो डेल्टा x को उसको बहुत छोटा कर दिया है। जब हम डेल्टा x को बहुत छोटा कर देंगे तो जो रेक्टेंगल की ऊपर वाली लाइन है, जो कि स्ट्रेट फ्लैट लाइन है, वो ऑलमोस्ट कर्व के ऊपर आ जाएगी। तो अब ये जाकर के हमारी जो अप्रोक्सीमेशन है ये बहुत सॉलिड हो जाएगी, वो बिल्कुल कर्व के, ये अप्रोक्सीमेशन होने की बजाय ये ऑलमोस्ट एग्जैक्ट हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं, ये जो ऐसे करके लाइन बनाते हैं इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑपरेटर। उसका सिंबल है, इंटीग्रेशन ऑपरेटर का सिंबल है ये। तो हमने बोला कि हमारे पास है y i डेल्टा x, इसकी समेशन जा रही है i गोइंग फ्रॉम 1 to n। इसकी हम लिमिट लेते हैं जिसमें डेल्टा x गोज टू 0। तो ये समेशन बन जाती है इंटीग्रेशन y dx। ठीक है, तो नेक्स्ट लेट्स जस्ट लुक एट द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन। तो चलो पहला हम बहुत ही बेसिक सा देखते हैं।
लेट्स से कि हमारे को दिया गया है y इक्वल्स एक्स टू द पावर n और बोला गया है कि इसको करो इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हुआ x टू द पावर n जो कि y था dx और ये इंटीग्रल साइन। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, वो कहता है कि ये जो x की पावर है n इसको 1 से इंक्रीज कर दो और डिवाइड करो n प्लस 1 के साथ। ठीक है, तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि x टू द पावर n से शुरू करो, इसको इंटीग्रेट करो। ठीक है, इंटीग्रेट करके क्या मिलता है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो चलो एक काम करते हैं, ये जो हमारे पास जवाब आया है इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करके क्या मिलेगा, तो ये जो नीचे वाला है n प्लस 1 ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो। फिर डिफ्रेंशिएट करो x टू द पावर n प्लस 1 को, ये हमें क्या देगी, तो ये देता है, ये हमारे को देगा n प्लस 1 टाइम्स x टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1। तो क्या हो रहा है, ये जो n प्लस वन कैंसल आउट हो गए, ये वन वन आपस में कैंसल आउट हो गए और हमारे पास बचा क्या, x टू द पावर n। तो अगर हम वापस यहाँ पे जाए तो हमने जब x टू द पावर n को इंटीग्रेट किया तो हमें मिला x टू द पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, और जब हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो हमें मिला x टू द पावर n। तो ये क्या दिखा रहा है कि जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है ये आपस में रिवर्स प्रोसेसेस है। अगर आप किसी भी फंक्शन का को इंटीग्रेट करते हो और जो आंसर आता है उस आंसर को आप डिफरेंशिएट करते हो तो जहां से आपने शुरू किया था वही आपको वापस मिलता है। तो इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटाई डेरिवेशन। ये ओ बन गया यहां पर, इंटीग्रेशन ये है एंटाई डेरिवेशन। तो जब हमने जब इसको इंटीग्रेट किया था इसने हमें दिया था, तो ये जो जवाब आया है इसको बोलते हैं एंटाई डेरिवेटिव। ठीक, चलो अब हम करते हैं कुछ एग्जाम्पल सॉल्व। तो पहला हम करते हैं x टू द पावर 8 को इंटीग्रेट। तो x टू द पावर 8 dx इंटीग्रेट कर दो, ये बनेगा x टू द पावर 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1, x टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय 9। तो चलो लगे हाथ हम इसको, ये जो आंसर आया है इसको बोलते हैं एंटाई डेरिवेटिव ऑफ x टू द 8। हाँ बार हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, तो यहीं से हमने स्टार्ट किया था, ये देखो सेम आ गई ये। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 4x² को। तो ये जो 4 है इसको तो बाहर निकाल लो, ये कांस्टेंट है। फिर x² dx ये दे देगा आपको, अगर आप चाहते हो तो इसको डिफ्रेंशिएट करके देखो क्या आता है। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास आएगा d ओवर डी एक्स ऑफ 4/3 x³। 4/3 को बाहर निकाल दो क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो ये हमारे को क्या देगा, 4x², जहां से हमने शुरुआत की थी। ठीक, लास्ट है x टू द पावर 0, इसको डिफ्रेंशिएट सॉरी इंटीग्रेट करो, x टू द पावर 0 तो 1 ही होता है, तो ये हो गया।
तो x टू द पावर 0 को जब डिफरेंट इंटीग्रेट करेंगे तो देगा जस्ट x। ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ एग्जांपल्स। चलो लगे हाथ एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से नंबर 4, x टू द पावर -1, इसको इंटीग्रेट करो। तो ये आया x टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय 0। अब कोई भी चीज उसको आप 0 से डिवाइड करो तो वो क्या देती है? इट्स इनडिटरमिनेट, अनडिफाइंड। तो ये गलत है, ये सही नहीं है। x टू द पावर -1 का इंटीग्रल क्या होता है हम उसको बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम एक और चीज देखते हैं। लेट्स से कि हमारे को बोला है ये y को डिफरेंशिएट करो फ्रॉम सम वैल्यू xi टू xf। क्योंकि आपको मालूम है कि जब हमारे पास ये प्लॉट होता है, यहाँ पे x एक्सिस है, यहाँ पे y है, लेट्स से कुछ भी कर्व है, हमें बोला है कि इधर से लेकर के इधर तक का ये वाला एरिया निकालो। तो ये जो हो गया आपका एक्स आई, ये हो गया एक्स एफ। तो ये एक्स आई, एक्स एफ, एक्स इनिशियल, एक्स फाइनल, ये है लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। इनको हम बोलते हैं और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल हमें बोला गया कि ये रहा x टू द पावर 9 dx, इसको इंटीग्रेट करो फ्रॉम x इक्वल्स 2 टू x इक्वल्स 3। तो हम इसको कैसे करेंगे? तो पहला तो ये होगा, इसका हमें जो इंटीग्रल है x टू द 9 का, ये देगा x टू द पावर 10 ओवर 10। फिर हम लिमिट्स को अब यहाँ कैसे लिखेंगे? ऐसे ही एक, आप इंटीग्रल को इवेल्युएट करने के बाद एक डंडा लगाओ, नीचे लिखो 2, ऊपर लिखो 3। फिर क्या करेंगे, अब हम x को सब्सिट्यूट करेंगे पहले 3 के साथ, 3 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 10, माइनस अब हम x को सब्सिट्यूट करेंगे लोअर लिमिट के साथ, 2 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 10। तो आंसर हो जाएगा, आई एम नॉट गोइंग टू इवेल्युएट इट, लेकिन ये होगा आंसर। आपको निकालना है तो आप निकालो, 3 टू द पावर 10 क्या देता है माइनस 2 द पावर 10 क्या देता है। वो जस्ट सिंपल अरिथमेटिक है, आप खुद कीजिए। तो ऐसे इंटीग्रेशंस जिनमें हमें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन दी गई होती हैं, इनको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स। ओके, डेफिनेट इंटीग्रल्स। और जहां हमें लिमिट्स नहीं दी गई होती, यहां पे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आर गिवन। जो दूसरे होते हैं जहां पे लिमिट्स नहीं होती, उनको बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। इसमें क्या होता है, बाय कॉन्ट्रास्ट लिमिट्स नहीं होती। तो जब हमारे को इनडेफिनेट इंटीग्रल्स दिए गए होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम करें x टू द पावर 7 dx, यहाँ पे हमें कोई लिमिट्स नहीं दी गई, तो ये हुआ इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इसके साथ लगाते हैं एक c। तो ये जो c है ये क्या है? ये है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो होता क्या, जब हमारे पास लिमिट्स होते हैं तो कांस्टेंट आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल्स और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, और हमने कुछ एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। तो अब हम देखेंगे इसके बाद क्या कुछ और फॉर्मूले हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बहुत सारे हैं। लेट्स मूव ऑन टू देम। चलो एक बार फिर से देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो लेट्स से हमारे पास कोई फंक्शन है y, हम उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमें देगा y प्राइम। y प्राइम क्या है? डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x।
और जब हम इस y प्राइम को इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमें देगा वापस y। तो डिफरेंशियल ऑफ y देता है y प्राइम, और y प्राइम का इंटीग्रल हमें देता है y। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन y है, उसको हम इंटीग्रेट करें, सॉरी, उसको हम डिफरेंशिएट करें, तो हमें मिलेगा y प्राइम। और अगर y प्राइम को हम इंटीग्रेट करें तो हमें मिलेगा y। ठीक है, तो चलो इसके बाद हम देखते हैं, अगर हम नेचुरल लॉग ऑफ x को डिफरेंशिएट करें तो हमें क्या मिलता है। अगर आपको याद हो तो ये है 1/x। तो अगर हम यही सेम प्रिंसिपल यहाँ लगाएं, तो हमने नेचुरल लॉग ऑफ x को डिफरेंशिएट किया, हमें मिला 1/x। तो इसका मतलब है अगर हम 1/x को इंटीग्रेट करें तो हमें क्या मिलेगा, नेचुरल लॉग ऑफ x। सही। तो 1/x क्या होता है, 1/x होता है x टू द पावर -1। तो ये हमने इसी वीडियो में पहले डिस्कस किया था कि x टू द पावर -1 का इंटीग्रल ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ये बन जाएगा x टू द 0 डिवाइडेड बाय 0, एंड एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड। तो यहां से हमने क्या देखा कि जो 1/x इसका जो इंटीग्रल है ये एक स्पेशल केस है, ये बनता है नेचुरल लॉग ऑफ x। और अगर ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो इसके साथ होगा एक प्लस c कांस्टेंट। ठीक है, और उसके बाद चलो बात करते हैं हम एक्सपोनेंशियल ऑफ x। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलता है, e टू द पावर x। ये एक्सपोनेंशियल एक ऐसा इकलौता फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव इसको चेंज नहीं करता। तो अगर e टू द पावर x का डेरिवेटिव हमें e टू द x देता है, तो ये जो e टू द x आया इसका इंटीग्रल हमें क्या देगा, वो हमें देगा ये क्या है, e टू द x। तो इसका मतलब है e टू द x का इंटीग्रल और डिफरेंशियल दोनों वापस e टू द x देते हैं। तो e टू द x एक ऐसा फंक्शन है जिसको ना तो उसका डिफरेंशियल चेंज करेगा ना ही उसका इंटीग्रल चेंज करेगा। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया है, हमने अभी तक तीन फॉर्मूले देखे हैं। एक देखा है x टू द n, इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो मिलता है x टू द n+1 डिवाइडेड बाय n+1। फिर है 1/x का इंटीग्रल हमें देगा नेचुरल लॉग ऑफ x। फिर e टू द x का इंटीग्रल हमें देगा वापस e टू द x। ठीक है, अगर हमारे को दिया गया है x नेचुरल लॉग ऑफ x, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। तो पहले ले लो x का टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस x डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x। तो ये हमें दे देगा, ये देगा 1। तो 1 टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस x टाइम्स जो नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव देगा 1/x। तो ये हमारे को देगा नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। और यहाँ है d/dx ऑफ x नेचुरल लॉग ऑफ x। तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम इसका इंटीग्रल ले लेंगे ऐसे करके। तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा, ये जो आपस में जो डेरिवेटिव और इंटीग्रल साइन आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे ये, तो इधर बचेगा x नेचुरल लॉग ऑफ x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ x इसका इंटीग्रल प्लस 1 का इंटीग्रल। तो ये हमें क्या देगा, ये देगा x नेचुरल लॉग ऑफ x इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x dx प्लस, अगर हम 1 का इंटीग्रल लेंगे तो ये हमें देगा x। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा नेचुरल लॉग ऑफ x dx का इंटीग्रल इक्वल्स x नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस x।
तो ये हो गया हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का इंटीग्रल। इसके बाद इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर हमारे पास दिया गया हो ए टू द पावर एक्स। ए क्या है? ये एक कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ये हमें क्या देगा? ये देगा नेचुरल लॉग ऑफ ए टाइम्स ए टू द एक्स। तो हम लोग फिर से वही ट्रिक करेंगे, हम इन दोनों साइड्स को अब कर देंगे इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो क्या हो जाएगा? ये जो डी ओवर डी एक्स और ये डी एक्स आपस में कैंसिल आउट होकर के हमारे को दे देंगे ए टू द एक्स। और ये जो राइट साइड के ऊपर नेचुरल लॉग ऑफ ए है, ये कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट था, तो हमारे पास रह गया इंटीग्रल ऑफ ए एक्स डी एक्स। तो चलो इसको फिर से थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, तो क्या मिलेगा? ए एक्स डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ ए। ये हुआ इंटीग्रल ए एक्स डी एक्स का। फन। इट्स अ लॉट ऑफ फन। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रल कैसे लिया जाता है। तो उसके लिए फिर से हम शुरुआत करेंगे डिफरेंशियल फंक्शंस के साथ। तो क्या करते हैं, हम इसका इंटीग्रल लेते हैं दोनों साइड्स के ऊपर। तो हमने क्या किया, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कोसाइन एक्स। तो हमने इस इक्वेशन का इंटीग्रल लिया ऑन बोथ साइड्स। तो क्या होगा, जो डी ओवर डी एक्स है ये वाला, ये कैंसल आउट कर देगा इसको। तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा साइन एक्स इक्वल्स इंटीग्रल ऑफ कोसाइन एक्स डी एक्स। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कोसाइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रल इज इक्वल टू साइन एक्स। सिमिलरली डी ओवर डी एक्स ऑफ कोसाइन एक्स इक्वल्स नेगेटिव साइन एक्स, इसका ले लो इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स। तो हमें क्या देगा ये? कोसाइन एक्स इक्वल्स नेगेटिव साइन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों साइड्स को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमें क्या देगा? साइन एक्स का इंटीग्रल इक्वल्स नेगेटिव कोसाइन एक्स। चलो फिर देखते हैं, डी ओवर डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स देता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। फिर से लो इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स। तो ये दे देगा टेंजेंट एक्स, इधर इधर हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल देता है टेंजेंट एक्स। नेक्स्ट है डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। ये क्या देता है? नेगेटिव कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो चलो ले लो दोनों साइड्स का इंटीग्रल। ये देगा हमारे को, चलो आई थिंक अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हो रहा है। कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल दे देगा हमारे को नेगेटिव कोटेंजेंट एक्स। सिमिलरली नेक्स्ट डी ओवर डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स, इसका लिया इंटीग्रल। इंटीग्रल लो दोनों साइड्स का, तो हमें मिलेगा सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, इसका इंटीग्रल हमें देगा सीकेंट एक्स। लास्ट डी ओवर डी एक्स ऑफ कोसेकेंट एक्स इक्वल्स नेगेटिव कोसेकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स। दोनों साइड्स का इंटीग्रल लो, क्या देगा? कोसेकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स, इसका इंटीग्रल देगा हमें नेगेटिव कोसेकेंट एक्स। तो हमने इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ एक्स एंड कोसाइन ऑफ एक्स तो निकाल लिया है, लेकिन व्हाट अबाउट टेंजेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स सीकेंट एक्स एंड कोसेकेंट एक्स? उनको करने के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे इन डेरिवेटिव से, जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलो पहले देखते हैं डी ओवर डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स।
चलो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव देता है 1 ओवर सीकेंट एक्स। फिर हम करेंगे सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव हमारे को देगा सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। तो ये जो सीकेंट एक्स आपस में कैंसिल हो गए, तो हमें क्या मिला? डी ओवर डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स इक्वल्स टेंजेंट एक्स। अब हम क्या करेंगे? जस्ट लाइक बिफोर, टेक द इंटीग्रल ऑफ बोथ साइड्स। तो ये जो आपस में ये कैंसिल हो जाते हैं, ये हमें इन दोनों को लेफ्ट राइट को आपस में इंटरचेंज कर दो तो आपको मिलेगा इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स डी एक्स गिव्स यू नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स। ठीक है, उसके बाद चलो, ये तो हमारे आपको हो गया इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स। फिर हम देखते हैं नंबर ये टू क्या देता है। यहाँ पर हमें करना है डिफरेंशियल ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स। ये क्या देगा? 1 ओवर साइन एक्स, फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव देगा कोसाइन एक्स। तो ये बन जाएगा कोटेंजेंट एक्स। तो फिर से ले लो इंटीग्रल ऑफ बोथ साइड्स। तो ये क्या देगा? कोटेंजेंट एक्स डी एक्स इंटीग्रल equals natural log of sin x. So if you want, you can put plus c for the constant of integration. तो ये हो गया हमारे पास tan x cot x का इंटीग्रल। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमें करना है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स tan x का डेरिवेटिव। तो ये है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस tan x, इसका निकालो डेरिवेटिव। तो क्या देगा? ये देगा 1 ओवर सीकेंट एक्स प्लस tan x टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स प्लस tan x। ये हो गया, दिख रहा है सारा? ठीक है। ये कई बार ना स्क्रीन के ऊपर फिट नहीं होता। तो ये देगा 1 ओवर सीकेंट एक्स प्लस tan x, और सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव हमारे को देता है सीकेंट एक्स tan x, और tan x का देगा सीकेंट स्क्वायर्ड एक्स। तो हम क्या करेंगे? जो सीकेंट एक्स है इसको करेंगे फैक्टर आउट। अंदर बचेगा tan x प्लस सीकेंट एक्स डिवाइडेड बाय सीकेंट एक्स प्लस tan x। तो ये हो गया आपस में कैंसिल। हमारे पास क्या बचा? डी ओवर डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस tan x हमें क्या देता है? सीकेंट एक्स। अब हम लेते हैं इंटीग्रल ऑफ बोथ साइड्स। तो हमें क्या मिला? सीकेंट एक्स का इंटीग्रल इक्वल्स नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस tan x। ये हो गया। उसके बाद लास्ट हमें कौन सा दिया गया था? लास्ट हमें था नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट प्लस कॉट। इसका ले लो डेरिवेटिव। अब ये हमें क्या देगा? 1 ओवर कोसेकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स, एक्सक्यूज मी। फिर यहाँ होगा डी ओवर डी एक्स ऑफ कोसेकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स। ठीक है, ये दे देगा
कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव होगा नेगेटिव ऑफ कोसेकेंट एक्स टाइम्स कोटेंजेंट एक्स, और जो कॉट का डेरिवेटिव होगा वो देगा हमें नेगेटिव ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स, कोसेकेंट एक्स प्लस यहाँ पे कोसेकेंट एक्स है कॉट एक्स। तो फिर से हम क्या करेंगे, नेगेटिव कोसेकेंट एक्स को फैक्टर आउट कर दो, अंदर बचा कॉट एक्स प्लस कोसेकेंट एक्स, और नीचे क्या है कोसेकेंट एक्स प्लस कॉट एक्स। तो ये हो गए आपस में, ये हो गए आपस में कैंसल आउट। तो हमारे पास क्या बचा, डी ओवर डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट एक्स प्लस कोटेंजेंट एक्स इक्वल्स नेगेटिव कोसेकेंट एक्स। फिर हम लेंगे दोनों साइड्स का इंटीग्रल, ये हमें क्या देगा, इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंट एक्स dx इक्वल्स नेगेटिव नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट एक्स प्लस कोटेंजेंट एक्स। ये हो गया, कैसा रहा, मस्त। तो ये तो है जस्ट इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रेशन, हमने सिर्फ उसके अभी तक फॉर्मूले किए हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू जंप इनटू द रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, जहां पर हम रूल्स अप्लाई करेंगे ऑन टू द अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगर हमारे पास हो एडिशन ऑफ सम फंक्शंस, या फिर उनका प्रोडक्ट, या फिर उनकी डिविजन, तो उसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो वो करेंगे हम अब नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब बज चुके हैं रात के 12 और मुझे जाना है सुबह काम पर। तो I'll be working on that during the next week and hopefully within next few days it will be available. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले I'm going to put a list of all the formula here so that you have a quick and handy list available. ये रहे formula. If you want, you can take a screenshot or write them down. So I hope you're either writing them down or taking a screenshot. In a few seconds, I'm going to move on to the next slide, जहाँ पे trigonometric formula के integrations हैं। तो ये रही list of formula for the integration of the trigonometric functions. तो इसके साथ I'm going to end this video. I hope that it was useful to you. If you liked it, please like the video and subscribe to the channel. And I'll see you again very soon in the next video on more rules for integration. वो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे. Just for the next few days, that video should be published. Have a good one.